हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वीवीआई क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन रहेगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग अच्छी तरह से समझते चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि छप्पय क्या है। छप्पय क्या होता है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर छप्पय एक प्रकार का छंद होता है, याद रखिएगा। छप्पय क्या होता है, तो छप्पय एक प्रकार का छंद होता है। और देखिए यहाँ पर छप्पय के लेखक कौन है, तो छप्पय के लेखक कौन है, तो वह है नाभादाजी। याद रखिएगा, नाभादाजी छप्पय के लेखक हैं। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि नाभादाजी जो है वह छप्पय के लेखक है, उनका जन्म कब हुआ है, तो उनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1570 को। अनुमानित है कि यह जो 1570 को इनका जो जन्म है वह हुआ था। और इन्होंने दीक्षा किससे लिया था, तो इन्होंने दीक्षा लिए थे स्वामी अग्रदास से। याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखने की आवश्यकता है कि छप्पय है, छप्पय क्या है, छप्पय एक छंद है, छप्पय के लेखक है नाभादाजी। और नाभादाजी का जो जन्म है वह 1570 में अनुमानित हुआ था। और यह जो नाभादाजी जो है वह भक्ति काल के कवि है, ये भी याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि है। और इनके जो दीक्षा गुरु रहे हैं वह रहे हैं स्वामी अग्रदास। इनके जो दीक्षा गुरु रहे हैं वह रहे हैं स्वामी अग्रदास। और यह जो छप्पय है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है भक्तमाल से। यह लिया गया है भक्तमाल, एक रचना है नाभादाजी की, वहीं से इसको लिया गया है। और भक्तमाल में याद रखिएगा कि 315 छप्पय है। याद रखिएगा, भक्तमाल को क्या कहा जाता है, तो भक्त चरित्रों की माला कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। और इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम लोग ठीक इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह जो थे चिंतामणि त्रिपाठी, तो वह किस काल के कवि थे, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या वह भक्ति काल के थे, क्या वह रीति काल के थे, या फिर आदि काल के थे। तो वह किस काल के लेखक थे यहाँ पर चिंतामणि त्रिपाठी जी, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा रीति काल के थे। याद रखिएगा किस काल के, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि थे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। कौन कवि जो है वह छायावादी है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वह छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वह कैसे कवि है, तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या, यहीं पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो जयशंकर प्रसाद है इनका एक रचना है जिनका नाम है तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में जो कि लिया गया है कहाँ से, तो वह लिया गया है कमायनी से। याद रखिए, कमायनी से लिया गया है। कमायनी में जो मुख्य पात्रा है, यानी कि अगर बोला जाए उसे तो नायिका है, तो वह कौन है, तो उसका नाम है श्रद्धा। याद रखिएगा, उसका नाम है श्रद्धा। और जयशंकर प्रसाद, इसके लिखने वाले कौन है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर बोला जाए तो इनका जो जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था क्या, तो देवी प्रसाद साहू। इनके पिताजी का क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू। चलिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कमायनी के, यहाँ पर देखिए जो मैंने ऊपर बोला था यही क्वेश्चन है कि कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा जो है वही कमायनी है। और यह कमायनी से ही लिया गया है, कमायनी से ही यहाँ पर लिया गया है तुमुल कोलाहल कला में। याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कला में जो है वह कमायनी से ही लिया गया है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम हमारा हो जाएगा यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है, तो वह हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इनका जो जन्म है, तो इनका जन्म हुआ था कब, तो 1904 में। कब हुआ था, 1904 में इनका जो जन्म है वह हुआ था। और देखिए इनकी जो मृत्यु हुआ था तो वह हो गया था कार दुर्घटना में। यह आपसे बार बार पूछा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है यह कैसे होता है, तो वह कार दुर्घटना में हो जाता है इनकी मृत्यु। याद रखिए, ये इनके पुत्र के शोक में, यानी कि पुत्र के मरने के शोक में यह एक रचना करती है जिसका नाम था पुत्र वियोग। याद रखिए, जब उस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे तो वह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यह भी याद रखिएगा कि पुत्र वियोग जो चैप्टर है, पुत्र वियोग जो चैप्टर है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है मुकुल से।
मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, वही से लिया गया है पुत्र वियोग को। और देखिए राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राख से लिपा हुआ चौका जो है वह उषा चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी इनके लेखक है। और याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि उषा में प्रकृति की बहुत ही चर्चा की गई है। यह प्राकृतिक वर्णन से कविता है और इसमें सूर्योदय से पहले के नभ के बारे में, सूर्योदय से पहले के आसमान के बारे में बताया गया है, जो कि ठीक लगता है किस प्रकार? तो राख से लिपा हुआ चौका और राख से लिपा हुआ चौका हो और उस पर कोई केसर या खड़िया मल दिया हो, ठीक उसी प्रकार लगता है। ये भी याद रखिएगा कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है उनके माता जी का नाम प्रभुदेई और पिताजी का नाम क्या था? तो वह तारिफ सिंह था। याद रखिएगा क्या था? तो तारिफ सिंह था। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि कमायनी एक पुनर्विचार, कमायनी एक पुनर्विचार यह कहाँ से लिया गया है? यह कमायनी एक पुनर्विचार जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इन्हें शॉर्ट में सिर्फ मुक्तिबोध भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ है 1917 में। याद रखिएगा 1917 में। और इनकी माता जी का नाम था पार्वती बाई एवं उनके पिताजी का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध। ये आप लोग याद रखिएगा। और इनकी कई रचनाएं हुई है, जिसमें से एक रचना है जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता जो संग्रह है वह कहाँ से, किसकी रचना है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। याद रखें, ये सब जो आपको मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ ये आपसे बार बार पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना जो है वह किसने की? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय जी। कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना जो है वह किसने की है? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा कि रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी के चैप्टर का नाम क्या है? तो अधिनायक चैप्टर का नाम है, जिसमें हरचंदा के बारे में बताया गया है। और अधिनायक जो चैप्टर है वह कहाँ से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से वह लिया गया है। याद रखिएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से वह लिया गया है। और उसमें हरचंदा के बारे में बताया जाता है और हरचंदा को गरीब पात्र के रूप में वहाँ पर देखा जाता है कि किस प्रकार वह फटा सूथा न पहने वह राष्ट्र गीत गा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को एक एक करके मैं आपको बताते चलूँगा इस प्रकार से कि आपको एक भी प्रॉब्लम ना आए आपके एग्जाम में। याद रखिएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। तो किस रचना पर, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो वह था नौकर की कमीज। याद रखिएगा क्या था? तो वह था नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपको मालूम होगा कि इनका यह कहाँ रहते थे उस वक्त? तो वह छत्तीसगढ़ में रहने लगे थे। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था, कवि जो विनोद कुमार शुक्ल है, इनका जो जन्म हुआ था तो वह कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वह छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन वह रहने अलग लगे थे। याद रखिएगा। और प्यारे नन्हे बेटे को, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में इनका एक चैप्टर है जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, वहाँ पर उसके लेखक जो है वह विनोद कुमार शुक्ल जी है। और वहाँ पर वह लोहे के बारे में चर्चा करते हैं। अपने बिटिया जो है उनसे वह पूछते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है बताओ। याद रखिएगा, लोहा कहाँ कहाँ है वह बताओ, वह अपने बिटिया से पूछते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय जो रचना है, समय के पास समय, वह किसकी रचना है? तो यह है अशोक वाजपेयी जी का। यह किसका रचना है? तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी का, जो कि लिखे हैं हार जीत चैप्टर को, जिसमें वह बूढ़े मशक वाले के बारे में बात करते हैं कि बूढ़ा मशक वाला कैसे सड़क खींच रहा है, क्योंकि उधर से जो है वह विजयी रथ आ रहा है। और इस विजयी रथ में ये भी नहीं पता कि कितने लोग खेत रह गए, यानी कि कितने लोग शहीद हो गए। जो नेता है वो तो खैर
अपने ठाट बाट में आ रही है, पर ये तो किसी को पता ही नहीं कि इसके पीछे जो है वह कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है और कितने परिवार जो है उजड़ गए हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलना है। सर्प शब्द का पर्यायवाची है, सर्प शब्द का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची है, तो वह क्या हो जाएगा, तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा उरग। याद रखिए सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उरग। और ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रह्मा, ब्रह्मा का हमारा हो जाएगा चतुरानन, चतुरानन। और चतुरानन जो है यहाँ पर चतुरानन यानी कि 4 जिसका सिर होता है उससे बोला जाता है। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर देखिए चंद्र शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हिमांशु। चंद्र शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर हिमांशु। और जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या है, जिसके 4 पद है उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा तो चतुष्पद जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा चतुष्पद। और जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द, जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह निर्भय। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्भय हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो द्विज कहते हैं। याद रखिएगा। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित होता है। याद रखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, तो वह हो जाता है पतित। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिन दूना यानी कि दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। दिन दूना रात चौगुना का मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खूब उन्नति। क्या है, तो खूब उन्नति। और पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इज्जत बचाना। पगड़ी रखना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इज्जत बचाना। नाक बचाना मुहावरे का अर्थ है, नाक बचाना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नाक बचाना, यहाँ पर नाक बचाना यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नाक नचाना। नाक नचाना यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक। नाच नचाना का हो जाएगा तंग करना। और देखिए लिंग शब्द में किस भाषा का शब्द है, लिंग जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो वह जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखिए लिंग जो वर्ड है राख शब्द है, तो राख जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो यह हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। मोती शब्द जो है वह क्या है, तो मोती हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन वर्ण अशोक है, यहाँ पर देखिए कौन वर्ण जो है वह अघोष वर्ण है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो अघोष वर्ण जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो थ है, थ वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर खूब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चारण वाला जो प्रश्न है खूब पूछा जाता है, तो यहाँ पर उसे भी हम लोग क्लियर कर ही देते हैं आज, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क से ले क ख ग घ अंग, क से लेके अंग तक ले जितने भी है क ख ग घ अंग सभी का उच्चारण किससे होता है, तो वो याद रखिए वह होता है कंठ से, कंठ से। और च छ ज झ, च छ ज झ य, च छ ज झ य जो है उसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तो उसका उच्चारण स्थान होता है किससे, तो तालु से। याद रखिए तालु से। और देखिए यहाँ पर कि ट ठ ड ढ जो है ट ठ ड ढ न उसका किससे होता है, तो वह होता है मूर्धा से। याद रखिए वह किससे होता है, तो मूर्धा से होता है। और यहाँ पर तथ दधा पूछा जाए, तथ दधा, तो तथ दधा का हमारा हो जाएगा दंत से। जब आप इस 5 चीज़ को जान लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए प का जो उच्चारण स्थान है तो वह हो जाएगा ओष्ठ। यह जो है यह 5 जो चीज़ मैंने आपको ऊपर लिखा है यह आपको बहुत ही मदद करेगा। और हर बार इससे जो है 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह आपके लिए क्वेश्चन यहाँ वहाँ पर आएंगे ही, याद रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या हो जाएगा, यह जो है अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारा 3 हो जाएगा। और फ का उच्चारण स्थान, देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थान से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ ही दिया गया कि फ जो है यानी कि प फ ब भ म, प फ ब भ म जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो वह हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ जो है उसका उच्चारण स्थान है। वह आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, वह आदमी जो है इस वाक्य में भला किस
विशेषण का उदाहरण है तो वह हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए वर्ण जो है वह किस स्वर का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ए जो है वह दीर्घ स्वर का उदाहरण है, दीर्घ स्वर का। और देवेश शब्द का संधि विच्छेद है तो देवेश का क्या हो जाएगा? देवधन ईश। देवधन ईश। यहाँ पर ए बी सी दोनों ही एक ही तरह का ऑप्शन है। सौ अजान एक सुजान। देखिए यहाँ पर सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है? तो सौ अजान एक सुजान के जो लेखक है वह कौन है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी जिनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ है, ये आप लोग को बताइए कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ है। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी, जिनके पिताजी का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता जी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। पार्वती देवी जो कि इन्हें पढ़ने में अभिरुचि जगाई थी, याद रखिएगा पार्वती देवी। और ये भी याद रखिएगा ये बातचीत चैप्टर के लेखक है जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है, और उसमें बहुत लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एडिसन जो है, वहाँ पर एडिसन के मत के बारे में वह चर्चा करते हैं कि एडिसन का मत था कि बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों में, असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। और बेन जॉनसन वहीं पर बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता है। तो देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमेरिका कौन गए थे, तो वह जाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, जो कि 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन करा देते हैं। 5 जून 1974 को क्या करा देते हैं? तो वह छात्र आंदोलन करवा देते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। और यही है जिन्हें लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ इनके बचपन का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा बाउल है इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है तो बाउल है। और जयप्रकाश नारायण जी जो है वह मार्क्सवादी कब बने थे? तो वह बने थे 1924 में लेनिन के मृत्यु के बाद। लेनिन के मृत्यु के बाद जब उसकी मृत्यु हुई थी। ये सब आप लोग याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के अगर पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो वह हो जाएगा प्रभावती देवी। वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा प्रभावती देवी। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप है, तो वह किसका कल्पित रूप है? तो वह है शंकर और पार्वती का। किसका है? तो शंकर और पार्वती का। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये सब जो है ये आप लोग याद रखिएगा। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार जो है उन्हें मिला है, याद रखिएगा। देखिए उन्हें जो उर्वशी एक रचना है उनकी उर्वशी, उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मालती के बच्चे का नाम क्या है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मालती के बच्चे का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है। तो मालती कौन है यहाँ पर पहले ये समझते हैं। तो मालती एक कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक में जिसका नाम है रोज। रोज के लेखक है अज्ञेय जी, याद रखिएगा। अज्ञेय जी रोज के लेखक है। रोज चैप्टर है उसके लेखक अज्ञेय जी है। और रोज कहानी की नायिका है मालती, याद रखिए। रोज कहानी की नायिका है मालती। और मालती का यहाँ पर बच्चे का नाम पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा टीटी। मालती के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? टीटी। और अगर मालती के पति का नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा महेश्वर, जो कि गैंग्रीन बीमारी के इलाज करता था और वह एक डॉक्टर था। वह डिस्पेंसरी में काम करता था, याद रखिएगा। और गैंग्रीन बीमारी कैसे होती थी? तो वह कांटे चुभने के कारण होती थी। तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग देखते चलिए, सभी क्वेश्चनों को आपको देखते चलना है, एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, याद रखिए। और वहीं पर अगर अज्ञेय जी के पिता का नाम पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हम लोग लगा देते हैं। भगत सिंह, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि
हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं। भगत सिंह ने बहुत ही अहम भूमिका निभाया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ है 1907 में, 1907 में हुआ था भगत सिंह का जन्म, यहाँ पर देखिए। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो वह नील की खेती से है। तिनकठिया प्रथा का संबंध जो है वह नील की खेती से है। यह जो प्रश्न है यह लिया गया है कहाँ से, यह जो प्रश्न है यह लिया गया है कहाँ से, तो वह ओ सदा नीरा पाठ से, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। और यहाँ पर देखिए तिनकठिया प्रथा के बारे में, वहाँ पर जब अंग्रेज आए हुए थे वहाँ पर रंग की जो थी नील की बहुत ही मांग थी, बहुत ही रंग की वहाँ पर मांग थी, जिसके कारण यहाँ पर अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा को लाया और उसमें किसानों को बाध्य किया कि अपने 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा जो है वह नील की खेती करना है। और किसानों को मजबूरन यह करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज जो थे उस वक्त किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे, याद रखें। तभी उसी के बाद याद रखिएगा 1917 में वहाँ पर गांधी जी का जो है आगमन होता है। 1917 में वहाँ पर गांधी जी का आगमन होता है और वहाँ पर वह चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वहीं पर गांधी जी 3 आश्रम विद्यालय जो है वह वहाँ पर खुलवाते हैं, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है, तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा जो है वह क्या है, तो वह एक एकांकी है। और सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, याद रखिए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो वह है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी इसके लेखक है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, सिपाही की माँ, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिपाही की माँ की नायिका कौन है, तो वह है बिस्नी। बिस्नी उसकी मुख्य पात्रा है, याद रखिए। बिस्नी जो है, बिस्नी उसकी मुख्य पात्रा है। और बिस्नी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है क्या, तो मानक उसका नाम होता है, मानक जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने गया है। और वह लड़ने क्यों गया है, तो बिस्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम था मुन्नी। बिस्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम था मुन्नी, जिसकी उम्र जो है वह 14 वर्ष की हो गई है। और उसकी शादी के लिए मानक कहाँ गया है, तो बर्मा के युद्ध में वह लड़ने गया है ताकि कुछ पैसे हो सके और वह अपनी बहन की शादी कर सके, याद रखिएगा। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है, यहाँ पर जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वह हो जाएगा नामवर सिंह जी, नामवर सिंह जी। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते चलिएगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, याद रखिएगा। और सदियों का संताप के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिन्हें दलित जाति के होने के कारण वह हेडमास्टर जिसका नाम कलीराम था, वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ने नहीं देता है स्कूल में, याद रखिएगा। और वह बोल देता है कि ये लो शीशम का जो डाल होता है और पत्तियाँ, उससे पूरे स्कूल की साफ सफाई करो क्योंकि यही तुम्हारा काम है। और लेकिन वहीं से उनके पिताजी गुजरते हैं और फिर पिताजी सारी बातों को समझकर उस हेडमास्टर से झगड़े करने लगते हैं, याद रखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बाद में जाकर वह बहुत ही बड़े आदमी बन जाते हैं। यहाँ पर देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ है वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था बारला मुजफ्फरनगर में, बारला मुजफ्फरनगर में। आगमन शब्द का विलोम क्या है, तो आगमन का विलोम का क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगम है, यहाँ पर अगम का हमारा हो जाएगा सुगम, याद रखिए, अगम का सुगम। एकेश्वर शब्द का विलोम है, तो एकेश्वर का जो हो जाएगा हमारा बहुदेवाद जो है हमारा शब्द विलोम हो जाएगा, बहुदेवाद, एकेश्वरवाद का। उग्र शब्द का विलोम क्या है, तो उग्र का जो विलोम है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो उग्र का विलोम होगा हमारा सौम्य। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है यहाँ पर, तो वह भी देख लीजिए कि विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दुष्कर, क्योंकि दुह धन कर, अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो वह हो जाएगा क्या, दुह धन कर। इसी से हमारा देखने समझ में आ जाता है कि यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए जगत धन आनंद
संधि पदों की संधि है तो यह हो जाएगा जगदानंद। याद रखिए क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा जगदानंद, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शब्द जो है यन स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर यन स्वर संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा यद्यपि शब्द। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है तो सज्जन का हो जाएगा सतधन जन। क्या हो जाएगा, सतधन जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधन ईश। रमाधन ईश। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए परीक्षण जो है वह हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। और वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वीणा पानी। वीणा पानी जो कि हम लोग सरस्वती माता को कहते हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती माता को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा सरस्वती माता को हम लोग कहते हैं। और जो भी यहाँ पर अगर जब भी आपसे समास पूछे और किसी और मतलब एक नाम जो होता है ना, दूसरा नाम देकर अगर पूछे कि यह जो समास है यह किसका है या कौन सा है, तो यह मार दीजिए आप लोग बहुब्रीहि। बहुब्रीहि जैसे हम लोग दशानंद बोलते हैं, रावण को दशानंद बोलते हैं और वही पूछ लिया जाता है कि दशानंद शब्द में कौन सा समास है, तो वह भी हमारा बहुब्रीहि हो जाता। उसी प्रकार से तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो धाक जमाना यानी कि प्रभाव जमाना, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए गीता गाती होगी किस काल का उदाहरण है, गीता गाती होगी, गीता गाती होगी, यहाँ पर देखिए होगी यानी कि भूतकाल, भूतकाल की यहाँ पर चर्चा की गई है। और देखिए रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है, रीति शब्द का, तो रीति का क्या हो जाएगा, तो रीति का रीतिया हो जाएगा, याद रखिएगा रीतिया। और देखिए चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य जो है वह किस क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा नाम बोधक क्रिया का, क्योंकि यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर कौन जो है यह प्रश्नवाचक है, याद रखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है, मैं घड़ा भरता हूँ इसमें कौन क्रिया है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा करण, क्योंकि कलम से बोला जा रहा है। और देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, यहाँ पर जो है कौन शब्द जो है वह अशुद्ध है, तो वीणा जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। और कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, कोष्टक में जो यहाँ पर जो है यह कौन सा चिन्ह है, तो यह हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह, इसे हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह हो जाएगा समूहवाचक। मंडली क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोध करा रहा है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो 3 भाई थे, जो कितने भाई थे, तो वह थे 3 भाई। और उनके बड़े भाई का नाम क्या था, याद रखिएगा सुखवीर। उनके बड़े भाई का नाम क्या था, यहाँ पर देखिए उनके बड़े भाई का नाम था सुखवीर, सुखवीर। और जो उसके बाद जो है एक और भाई होता है जिनका नाम होता है जनेसर, जनेसर उनके भाई का नाम होता है। और लास्ट में उनका वो होते हैं जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की है, यहाँ पर कौन सी रचना जो है वह मल्यज जी की है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप। मल्यज जी जो है वह मुख्यतः डायरी लिखे हुए थे, याद रखिएगा मल्यज जी की डायरी का नाम क्या था, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तिरक शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, दशहरे के दिन जो है वह किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा नीलकंठ पक्षी को, नीलकंठ पक्षी को। और यहाँ पर देखिए तिरछ के लेखक कौन है, तो वह है उदय प्रकाश जी, याद रखिएगा कौन है, उदय प्रकाश जी। और उदय प्रकाश जी जो है यहाँ पर देखिए उदय तिरछ में
तिरिच में किसकी चर्चा की गई है, तो वह यहाँ पर जो है एक विषैला विषखापर होता है, उसे ही तिरिच बोलते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि तिरिच के काटने के बाद 24 घंटे के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब भी तिरिच किसी को काट लेता है तो उसकी 24 घंटा में मृत्यु हो जाती है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं। तो लीडबेटर और विश्व शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति जी, जिसका पूरा नाम क्या है तो जिद्दी कृष्णमूर्ति जी। और वह किस चैप्टर के लेखक है, तो याद रखिएगा वह शिक्षा चैप्टर के लेखक है, जिसमें वह आध्यात्मिक बातों को और वह बताते हैं कि सत्यता को और स्वतंत्रता को वह मुख्य अपना बात बताते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है वह सत्य में रहकर स्वतंत्रता जरूरी है हमारे लिए। याद रखिएगा स्वतंत्र में रहना, सत्य की खोज के लिए हमें स्वतंत्रता में रहना बहुत ही आवश्यक है। पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पोल गोमरा का स्कूटर जो है वह किसकी रचना है, तो उसका आंसर क्या होगा। पोल गोमरा का क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश मल्य जी, अज्ञेय या फिर जय कृष्णमूर्ति जी, या फिर जय कृष्णमूर्ति जी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश जी। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, देखिए यहाँ पर ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि जय कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। और लीडबेटर इसमें क्या देखते थे, तो विश्व शिक्षक। जायसी किस भाषा के कवि है, जायसी जी मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो कि ठेठ अवधी भाषा के कवि है। और जायसी जी के आपके जो पाठ्य पुस्तक में रचना है जिसका नाम है करबक, याद रखिएगा करबक, करबक उनकी रचना का नाम है। और वह कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है पद्मावत से। याद रखिए कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के कवि है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सगुन भक्ति धारा के, तो वह भी हो जाएंगे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। और देखिए किस कवि का मूल नाम राम बोला था, राम बोला, जिन्होंने जन्म लेते ही उनके जन्म के समय ही उनके पास दांत तो था और वह जन्म लेते ही क्या नाम लिए थे, तो वह लिए थे राम। याद रखिएगा राम। तो वह कौन थे, तो वह थे हमारे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। याद रखिएगा तुलसीदास को जो तुलसीदास जी जो है वह उन्हें पाली थी, उनकी नाम क्या थी, तो उनका नाम था चुनिया। उनकी माता जी का नाम था हुलसी और उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो तुलसीदास का जो अस्थायी निवास स्थान है वह कहाँ था, तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखिए काशी में हो जाएगा। याद रखिए काशी में जो है वह तुलसीदास जी का निवास स्थान हो जाएगा। और हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, तो हरिशंकर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हरिशंकर, तो यह कौन सा समास हो जाएगा हमारा हरिशंकर में, तो वह हो जाएगा हमारा देखिए कर्मधारय, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, यहाँ पर हमारा हो जाएगा हरिशंकर में। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए चरण कमल, तो चरण कमल में भी हमारा जो है कर्मधारय ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है चरण के समान कमल, यानी कि विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। और रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो रस से भरा। याद रखिएगा रस भरा यानी कि क्या होगा, तो रस से भरा यानी कि कर्म तत्पुरुष। और निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु क्या होता है, जिसके शुरू में जो है वह संख्यावाचक बोध हो। तो यहाँ पर देखिए पंच पात्र, पंच जो है वह 5 को डिनोट कर रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि वह संख्यावाचक है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा हमारा आंसर तत्सम। और देखिए 100 शब्द का तत्सम रूप है, तो 100 क्या है, 100 का जो तत्सम रूप हो जाएगा हमारा सत्य। और यह जो है कौन सा है, तो यह तद्भव रूप है, याद रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द जो है वह कौन है, तो यहाँ पर देखिए कैंची शब्द जो है वह विदेशी हो जाएगा। जलद शब्द में किस शब्द का उदाहरण है, जलद शब्द जो है वह किस शब्द का
उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द का यह उदाहरण है। और देखिए अधिकार शब्द में उपसर्ग, अधिकार, अधिकार में जो उपसर्ग है हमारा क्या होगा, तो अधि जो है, अधि जो है वह हमारा हो जाएगा उपसर्ग। और देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है आपके लिए। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है यहाँ पर, अब उपसर्ग से बना हुआ जो है वह कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर अवज्ञा जो है यह अब उपसर्ग से बना हुआ है। और देखिए कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, कवि ने कहा जो है वह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। कवि ने कहा यह किसकी रचना है, कवि ने कहा यह जो है यह किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना हो जाएगा, यह जो हो जाएगा रचना, यह हो जाएगा हमारा किसका, तो यह हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी का। और देखिए और ज्ञानेंद्र पति जी जो है वह किस चैप्टर के लेखक है, तो वह है गांव के घर, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो संशय आत्मा से लिया गया है। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार बताए, रस्सी के टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार बताए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गोदरविल, गोदरविल। और रस्सी के टुकड़ा जो है उसके लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। चेखव किससे माफ़ी मांगने गया था, तो ब्रिजावोल से, याद रखिएगा। और फ्रेंका की आया कौन थी, तो फ्रेंका की आया जो थी वह उसका नाम था कार्मेन। फ्रेंका की आया का नाम क्या था, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्मेन। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यहाँ पर देखिए किस शीर्षक कहानी की है, यह जो है यह हमारा लिया गया है कहाँ से, तो यह है हमारा उसने कहा था चैप्टर से, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और यहाँ का मुख्य पात्र जो है वह लाना सिंह जी जो है। लाना सिंह जब बाल अवस्था में थे, जब वह 12 वर्ष के थे, अमृतसर में अपने मामा के घर गए हुए थे, तो वहीं पर उनकी मुलाकात जो होती है वह एक लड़की से होती है, सूबेदारनी से होती है, जिसे लाना सिंह जी घोड़े के तांगे के नीचे आने से उन्हें बचाते हैं। और वहीं पर वह पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई, तो उस वक्त जो लड़की होती है वह धत कहकर भाग जाती है, लेकिन बार बार यह प्रश्न पूछते हैं लाना सिंह जी। और एक समय ऐसा आता है कि जब वह पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई, तब वह लड़की धत कहने के बजाय वह यह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू। यह कहाँ से लिया गया है, तो उसने कहा था से लिया गया है। और देखिए बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो बिहार के लिए जो है वो जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। यहाँ पर देखिए इसे भी पूरी तरह से सभी को समझ ले। बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक है, तो वह हो जाएगा हमारा बातचीत के लेखक, किसके लेखक, बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह जूठन के लेखक है, जूठन चैप्टर के लेखक। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है, याद रखिए अर्धनारीश्वर के लेखक है। और देखिए और जयप्रकाश नारायण जी किसके लेखक है, तो यह संपूर्ण क्रांति के, किसके है, तो यह संपूर्ण क्रांति के लेखक है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं, तो धांगर जो है वह मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। और मिश्रित ओराव भाषा उन्हें भोजपुरी भी खैर आती ही थी। और यह कहाँ से है, यह भी लिया गया है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है वो सदा नीरव वही से लिया गया है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखें मोहन राकेश जी वही जो कि सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में जो मुन्नी है, मुन्नी की अवस्था क्या थी, तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि उनकी अवस्था जो थी वह 14 वर्ष की थी। और मुन्नी और उनकी माता जो थी वह हमेशा ही मानक की चिट्ठी का प्रतीक्षा करती थी। और मुन्नी जो है वह हमेशा जब डाक वाला आता था तब वह दौड़ी दौड़ी जाती थी और वह पता लगाती थी, जब नहीं आया हुआ होता था चिट्ठी तब वह हमेशा भविष्यवाणी करती थी कि चिट्ठी जो है अगले मंगलवार की आएगी, याद रखिएगा। और देखिए रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के रत्नाकर त्रिपाठी जो है वह किस कवि के पिता है, तो रत्नाकर त्रिपाठी जो कि है किस कवि के, वह है भूषण जी के। भूषण जी वही भूषण जी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और छत्रसाल की तलवार के बारे में अपने चैप्टर पाठ आपके पाठ्य पुस्तक चैप्टर कवित्व में
बताते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुआस शब्द में उपसर्ग क्या होगा। सुआस, सुआस में जो है ऑप्शन नंबर सी जो कि सु जो है उपसर्ग हो जाएगा। लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है, तो त्व जो है वह प्रत्यय है, त्व जो है वह प्रत्यय है। वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वीरता में जो है ता प्रत्यय हो जाएगा, वीरता में ता प्रत्यय हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, रक्तिमा में इमा जो है वह हमारा प्रत्यय हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, पर्वत शब्द का विशेषण, तो पर्वत का विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, पर्वतीय। नमक का हमारा हो जाएगा नमकीन। राष्ट्र का हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय। याद रखिएगा कई क्वेश्चन जो है यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, प्रथम शब्द का जो विशेषण क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा प्राथमिक, एक प्रत्यय यहाँ पर लगेगा प्राथमिक। निजा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो निजा का जो है, निजा का हो जाएगा हमारा निजी। याद रखिए निजा का हमारा, निजा नहीं यहाँ पर सिर्फ निज होगा, निज का क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा निजी। और देखिए दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा नहीं बल्कि उनकी हत्या कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा है। और देखिए वहाँ बैठा हुआ आदमी अपराधी, इस वाक्य में कौन पदबंध है, तो वह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध, तो संज्ञा पदबंध। और बताइए कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और क्या आपके लिए सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लाया जाए, मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लाया जाए। तो अगर आप बोलते हैं तो उसे भी लाया जाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।